Hello everyone, good morning. This is the lecture for BSc final year in organic chemistry. अब तक की क्लास में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन तीनों कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल तीनों में स्प्लिटिंग पैटर्न देख चुके हैं। तीनों में स्टार्टिंग की यही कॉमन बात थी कि जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है तो मेटल एंड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, जिस वजह से मेटल के डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं वेरियस एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो तीनों में ही स्प्लिटिंग हुई थी, लेकिन तीनों की स्प्लिटिंग का पैटर्न डिफरेंट था। ठीक है, और इसलिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस था, ये भी डिफरेंट था। ये पैटर्न क्या था, क्यों था, कैसे हुआ, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा, ये ना स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो तीनों टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं, तो उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो आज हम देखने वाले। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सिलेबस से हेडिंग लगा लीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को ही क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर बोलते हैं, और ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड करती है, डेल पर। जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी ना, डेल O, डेल स्क्वायर प्लेनर हो तो डेल SP, टेट्राहेड्रल तो डेल T, इन सब पर। ठीक है, तो हाँ, ये कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होंगे ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे वो पहले मैं बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ हो क्या रहा है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे यही समझ में आ जाएगा। एक तो मेटल, ठीक है, मेटल का नेचर, बिल्कुल मेटल का नेचर अफेक्ट करेगा स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे। ठीक, इसी तरीके से लिगेंड का नेचर भी स्प्लिटिंग पैटर्न को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, जैसे Ml4 बन रहा है तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, Ml6 में ऑक्टाहेड्रल, तो ये ज्योमेट्री है, उस पर तो बिल्कुल डिपेंड कर रही थी। वो तो हमने देख भी लिया है कि कैसे कैसे ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हो रही थी, कितनी स्प्लिटिंग एनर्जी थी, किसमें ज़्यादा थी, किसमें कम थी, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही थी, है ना। तो वो भी एक फैक्टर है जो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करेगी। ठीक, तो फर्स्ट फैक्टर आप हेडिंग लगा लीजिएगा, नेचर ऑफ मेटल आयन। सबसे पहले मेटल की नेचर पढ़ेंगे हम कि मेटल का नेचर कैसा होगा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक, नेचर ऑफ मेटल आयन, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे धातु आयन की प्रकृति। ठीक है, इसको हम 3 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। एक तो मेटल आयन पर चार्ज, और दूसरा मेटल में प्रेजेंट डी इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हम इस रूप में पढ़ेंगे कि मेटल जो है वो कौन सी सीरीज की है, 3D की है, 4D की है, 5D के, उस पर भी बिल्कुल, उससे भी आपके स्प्लिटिंग एनर्जी पर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा, चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, तो इन सब से पहले, अच्छा पहले आप ये लिखिए। ठीक है, ये लिखिएगा आप, higher the oxidation state of metal ion, more will be the value of del। ठीक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु पर की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होगी, डेल का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक, ऐसे लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन बोलेंगे ना, आयन की बात करें, केंद्रीय धातु आयन पर चार्ज या आवेश या ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होगी, डेल का मान उतना ही अधिक होगा। किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, आगे देखिएगा, एज मेटल आयन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ये रीजन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये कहा कि जैसे ये देखो, पहले आप ये एग्जाम्पल ही देख लो, ये देखो एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक, एक है FeS2O का होल 6 2+, दूसरा एग्जाम्पल है FeS2O का होल 6 3+। ठीक है,
दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, दोनों में मेटल सेम है, दोनों में लिगेंड भी सेम है, केवल चेंजिंग कहाँ है, इनके चार्ज पर। इस कॉम्प्लेक्स स्फेयर पर जो चार्ज है वो 2+ है, इस पर कितना है 3+ है। ठीक है, तो ओवरऑल मेटल पर कितना हो जाएगा आपको अच्छे से निकालना आता है, 20 सेकंड ईयर में खूब अच्छे से सीख कर आए हो आप, है ना। आप सबसे पहले क्या देखते हो इसके लिए, लिगेंड कैसा है, लिगेंड न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है मतलब इस पर चार्ज 0 है, तो ओवरऑल जो चार्ज यहाँ पर होगा वही इस मेटल पर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर Fe2+ में है और यहाँ पर Fe3+ में है। ठीक है, तो बाकी सब चीज तो सेम है, बस ये तो चेंजिंग है, यहाँ Fe2+ में, यहाँ Fe3+, तो चार्ज इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रहा है मेटल का, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो यही लिखा है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन मोर विल बी द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन मोर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल। ठीक है, तो देखो यहाँ डेल वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे Fe3+ है तब डेल ओ, देखो ओ क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, लिगेंड चाहिए ना, जब भी लिगेंड चाहिए होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, इसलिए वो लगा रखा है डेल ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी 13600। ठीक है, और यहाँ पर Fe2+ के लिए डेल ओ की वैल्यू 10400 है, 10400 है, यहाँ पर 13600 है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमें याद नहीं रह सकती, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट तो याद रह सकता है ना कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, बस वही आपको सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उसकी जो डेल वैल्यू है उतनी ही ज्यादा होगी किसी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो Fe3+ की वैल्यू डेल ओ 13600 एंड इसकी 10400, दैट मीन्स ये वाली ग्रेटर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Fe3+ में, यहाँ पर Fe2+ में। ठीक, तो ये तो एक पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा हो क्यों रहा है वो सुनो, वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि Fe3+ यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो डेल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। Fe जो मेटल है वो 3+ में या 2+, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बजाय कि इसके। कैसे, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे नॉर्मल Fe का, तो Fe आपको पता होगा 3d6 4s2 होता है ना, 26 होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 26 होते हैं। ओवरऑल आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 3d6 4s2 होगा, इसका भी 3d6 4s2 होगा। लेकिन जब 2+ में है तो 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो 3d6 बचेगा इसका, और इसका 3+ में है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो इसका कितना बचेगा 3d5 बचेगा, है ना। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी साइज ज्यादा होगी, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, इसकी बजाय इसमें कम इलेक्ट्रॉन तो इसकी साइज कम होगी। या आप नॉर्मली आपको पता ही है जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होता है उसकी साइज क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, इसकी साइज ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट ये है जितनी छोटी साइज होती है वो उस स्पीशीज की पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है Fe3+ वो Fe2+ की तुलना में लिगेंड को ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक है, और कोई स्पीशीज किसी आने वाली स्पीशीज को जितना ज्यादा पोलराइज करती है उन दोनों में उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ रही है शायद बात, यानी ये उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। लिगेंड देखो, लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो मेटल के पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने के लिए मेटल के पास आ रहा है, तो साफ साफ आप सब कुछ भूल जाओ, नॉर्मल ही आपको दिखाई दे रहा है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने के लिए मेटल के पास है, तो जितनी ज्यादा यह इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतनी ही ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होगा लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी इसके बजाय ज्यादा है, या मैं बोल दूं यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है इसके बजाय, डेट मीन्स ये लिगेंड को ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो लिगेंड उतना ही, जितना ज्यादा मेटल सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को ध्रुवित करेगा, पोलराइज करेगा, उतनी ही फोर्सली लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है।
ठीक, यानी उतनी ही प्रबलता से लिगेंड मेटल के निकट आता है। और आप ये देख चुके हैं कि जितनी प्रबलता से या जितने फोर्सली लिगेंड मेटल के पास आता है, या मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है लिगेंड मेटल में, उतना ही ज्यादा रिपल्शन होता है मेटल में प्रेजेंट डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में। ये बात हमने सबसे पहले की थी जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड पढ़ रहे थे ना, तब की थी हमने ये बात। मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था वहां पे कि हायर द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड मोर विल बी द रिपल्शन, ऐसा कुछ लिखवाया था। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सब जगह यहाँ पर वही यूज होने वाला है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा मेटल और लिगेंड, यानी मेटल लिगेंड को जितना फोर्सली अट्रैक्ट करेगी, लिगेंड और मेटल लिगेंड उतना ही फोर्सली इसके पास आएगा, और जितना फोर्सली आएगा तो वहाँ डोमिनेंट हो जाएगा इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और मेटल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन, प्रतिकर्षण। क्योंकि हालांकि अट्रैक्शन हो रहा है, जब दूर रहते अट्रैक्शन में जब पास आ जाएंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां रिपल्शन होगा, ठीक है ना। और जितना ज्यादा रिपल्शन होता है उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ लिखा है, आप लिख लीजिएगा। एज मेटल आयन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल पोलराइज द लिगेंड स्ट्रांगली, ठीक है ना। एज मेटल आयन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट will polarize ligand strongly and ligand will approach more closely the central metal ion. That means more will be the splitting. That means more will be the splitting. Okay, तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होने पर वह लिगेंड को प्रबलता से ध्रुवित करेगी तथा लिगेंड धातु आयन के निकट उतनी ही प्रबलता से पहुंचेगा। परिणाम स्वरूप स्प्लिटिंग अधिक होगी, क्या बोल दूं मैं, विपाटन अधिक होगा। विपाटन के ब्रैकेट में डेल लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी कहानी का ये छोटा सा बॉक्स है, ये बना लीजिएगा कि स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है ना। स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आयन की उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, चार्ज ऑन मेटल आयन, ठीक है। चार्ज सॉरी नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर में हमने फर्स्ट पढ़ लिया चार्ज के, चार्ज ज्यादा कम होगा तो क्या फर्क पड़ना है, क्या होगा, ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगी स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट लगाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग बी, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब डायरेक्ट यही, अब उतनी लैंग्वेज लेने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैं समझा दूंगी, आप बस इतना लिख लो। स्प्लिटिंग एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। कौन से डी इलेक्ट्रॉन, मेटल की बात करें ना, मेटल की डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, या आप यहाँ लिख देना नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से सेंटेंस अपने आप ही बन रहा है। देखो कि सेंट्रल मेटल आयन के में डी इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, या उतनी ही ज्यादा डेल की वैल्यू होगी, ठीक। इनवर्सली है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसे ही तो होता है इनवर्सली में, ठीक है। क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी यानी विपाटन ऊर्जा डी इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ मैंने वैल्यू नहीं लिखाई कि इसकी डेल वैल्यू कितनी, इसकी डेल वैल्यू कितनी है, फालतू में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस ये दिखाना है कि किसकी ज्यादा और किसकी कम है और क्यों है, ठीक। तो यहाँ पर डेल ओ ऑफ CO(H2) का होल 6 ओवरऑल 2+ इज ग्रेटर देन डेल ओ ऑफ NiH2 का होल 6 ओवरऑल 2+, ठीक है। यहाँ ये बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी डेल ओ वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होती है। देखना बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। देखिए
दोनों कॉम्प्लेक्स को देखिए, दोनों कॉम्प्लेक्स में लिगेंड S2 है, यहाँ भी S2 है, दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। ओवरऑल चार्ज यहाँ भी 2+ है, यहाँ भी 2+ है, ठीक है। ये लिगेंड क्या है, न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट पर कितना चार्ज आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है, तो निकल पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2+। यहाँ सिर्फ मेटल चेंज है, और लेकिन मेटल पर चार्ज भी सेम है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में तो CO 2+ में है, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में निकल जो है वो 2+ में है। क्या यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ओनली मेटल चेंज हो रही है, चार्ज तो सेम है। अगर चार्ज डिफरेंट होता तो बिल्कुल आप बता देते ना कि चार्ज इसमें ज्यादा होगा, वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ चार्ज तो सेम है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, डी इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो आपने देखना है कोबाल्ट आपको पता है 27 होता है, ठीक है। 27 का मीनिंग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d7 4s2, ठीक। ऐसे ही निकल का 28 होता है, डेट मीन्स 3d8 4s2। देखो ये चीज जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, ये 27 ये 28 है, ये सब आप सेकंड ईयर में 3d 4d 5d सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन बढ़ना सब अच्छे से सीख कर आए हो ना। अगर किसी को याद नहीं आ रहे ना, तो एक बार वो नोटबुक खोल कर देख लेना, ठीक, आपको सारा समझ में आ जाएगा। 28 यहाँ पे 3d8 4s2, ठीक। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट जो है वो 2+ में, तो 2+ में लिख लो इसको जब ये न्यूट्रल फेज में यहाँ 2+ में लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तभी 2+ आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2+ में 3d8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो, ठीक। तो ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है हमें, डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है, और यहाँ डी इलेक्ट्रॉन कितने 8 है, ठीक है। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने कम डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो कम डी इलेक्ट्रॉन का यहाँ 7 ही है और यहाँ 8 है, तो स्प्लिटिंग यही ज्यादा होगी, ठीक है। देखो ओवरऑल यहाँ पर है ना, जो कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा है, यही ऊपर वाला ही लग रहा है ना। देखो यहाँ भी तो हम यही बोल रहे थे, यहाँ 2+ है, यहाँ 3+। अगर आप इनके डी इलेक्ट्रॉन की बात करो ना, तो डी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, और जहाँ कम है वहीं पर क्या हो रहा है, वहीं पर आपका स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ लग रही है। अब यहाँ पर चार्ज सेम था, तो आप डायरेक्ट चार्ज से नहीं बता पाए, तो आपको और अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ चार्ज अलग अलग था, तो आपको डी इलेक्ट्रॉन वगैरह देखना नहीं है, बाकी कंसेप्ट वही लग रहा है, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट क्या बता देना है कि जिस पर चार्ज ज्यादा है वही स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, चार्ज सेम है तो आप डी इलेक्ट्रॉन तक जाओ, डी इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो जिसमें डी इलेक्ट्रॉन कम है वही स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। और डी इलेक्ट्रॉन कम का मतलब वही, जितने कम डी इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा क्या करेगा, मेटल लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा, है ना। और मेटल लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा उतनी फोर्सली, जितनी फोर्सली लिगेंड मेटल के पास आएगा तो इनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। तो आई थिंक शायद हिंदी में भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेचर ऑफ मेटल आयन का नेक्स्ट पॉइंट, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, सी पॉइंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना किसी भी स्पीशीज का, ऐसे लिखते हो 1s2 2s2 2p, ऐसे करके लिखते हो 2p3 4s2 जो भी है इलेक्ट्रॉन, आप पहले काउंट करते हो फिर ऐसे ही लिखते हो, ये भी लिखना आता है आपको ना। तो इसमें जो 1 2 3 ये जो आ रहे हैं ना, ये वाले देखो, जैसे 3d है, ये यहाँ 4d है, यहाँ 5d है, तो ये वाले जो नंबर है ये कहलाती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। या मैं बोलूँ मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं इसको। अभी आपके जस्ट बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की जो क्वांटम वाली जो चैप्टर है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें ये जो जितने भी क्वांटम नंबर 4 होती है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप हिंदी में बोला करते थे द्विगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। और स्पिन क्वांटम संख्या, और एक होता है मैग्नेटिक एंड चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये चारों के सिग्निफिकेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्वांटम में पढ़ेंगे इन चारों को अच्छे से, ठीक है। अभी तो बस आपको इससे मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो भी जैसे डी एस पी इनसे पहले जो भी लिखा होता है ना, वही क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ठीक है। तो अब तो हमें ये बात करनी है कि ये कैसे अफेक्ट करेगा किसको, स्प्लिटिंग एनर्जी को, ठीक। तो आप सबसे पहले यही देख लीजिए, ये एग्जाम्पल देखिएगा, अच्छा ध्यान से देखना। 3 एग्जाम्पल लिए हुए यहाँ पे, ठीक है। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, और इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तीनों में मेटल सेम है, NH3 NH3 NH3, तीनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 6 ठीक। आगे देखिएगा, ओवरऑल चार्ज भी तीनों में सेम है 3+, 3+, 3+, यानी यहाँ पर क्या है, मेटल न्यूट्रल है ना, तो ओवर इस पर मेटल पे कितना चार्ज आएगा, सब में वही है, इस पे भी 3+ हो जाएगा। ये 0 है तो मेटल पे 3+ ही तो आएगा,
जो ओवरऑल है वही मेटल का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर RH ये भी 0 है तो ये 3+, इरिडियम ये भी 3+, तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर तीनों जो मेटल है उन तीनों का चार्ज 3+ है। ठीक है, अब जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे ना तो इसका आएगा 3d6, इसका 26 होता है, 26 होता है, सॉरी 27 होता है, अभी भी देखा ना हमने, कोबाल्ट का 27 होता है ना, 27 यानी 3d7 4s2, और फिर यहाँ पे 2+ लिखा है आपने। हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए 3+, 3+ को 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 2 तो ये गए, एक ये गया, तो 3d6 ही तो बचा। ठीक है, तो 3d6, ठीक, इसका 3d6, इसका जब आप देखोगे रोडियम का 3+ का तो 4d6 आएगा, और इरिडियम का देखोगे तो 5d6 आएगा। देखो वैसे आपको ये ट्रिक भी पता होगी कि जब आपके जो सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल है वो एक ही क्या बोलेंगे इसको अपन, ग्रुप, वर्ग बोलते हो शायद, है ना, एक ही वर्ग के हो, एक ही ग्रुप के हो, जब आप इसको इनकी सिचुएशन देखोगे ना पेरियोडिक टेबल में, तो आप ये पाओगे कि कोबाल्ट के जस्ट नीचे रोडियम होता है, उसके जस्ट नीचे इरिडियम होता है, यानी ये तीनों ही एक ही ग्रुप के होते हैं ये मेटल। ठीक है, जब एक ही ग्रुप की स्पीशीज होती है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी तो सेम होता है। कभी भी देख लेना पेरियोडिक टेबल में, आप किसी भी एक ग्रुप की स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेना, बिल्कुल सेम होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम होते हैं, और क्वांटम नंबर जो है बस वही चेंज होते हैं। आज ही आप जाके आपने देखिएगा, किसी का भी देख लीजिएगा, के चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसका 3D है, 3d6 आ रहा है, तो इसका ये भी ध्यान रखना, कोबाल्ट 3+ है ना, तो यहाँ पर RH 3+ का ही देखना है, इरिडियम 3+ तो सेम होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 3d6 है तो जस्ट एक क्वांटम नंबर बढ़ेगी, 4d6, यहाँ 5d6। ठीक है, और आपने अलग अलग इनको अच्छे से पढ़ रखे हैं सेकंड ईयर में, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ऐसे बोल के आपने इन सब की स्टडी कर रखी है, कोबाल्ट वाली सीरीज की, रोडियम वाले की, इरिडियम वाले की, ये सारा आपके केमिस्ट्री थी सेकंड ईयर में। ठीक है, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि इसका ये 3d6 कैसे, 4d6 कैसे, 5d6 कैसे। ठीक, ओवरऑल हमें जो कॉन्सेप्ट देखना है कि ये कैसे स्प्लिटिंग को अफेक्ट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए पॉइंट है कि डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, क्वांटम नंबर बढ़ते हैं। देख लीजिए 3, यहाँ पर 4, कौन सा क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3, 4, और यहाँ पर क्या है 5, क्वांटम नंबर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ती है, और हर बार बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर से बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो आप यहाँ देख लीजिए, ये है बढ़ने का जो पैटर्न है वो ये है कि 3D से 4D में इन डेल नोट जो इंक्रीज, डेल नोट मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं ना, डेल नोट इंक्रीजेस बाय 30 to 50%, 30 to 50% इंक्रीज होता है। ऐसे ही 4D से 5D में जाओगे तो और इंक्रीज होगा, कितना, फिर से उतना ही जितना यहाँ हुआ था, 30 to 50%। ठीक, उसके लिए आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा, del value increases with increase in principal quantum number of d orbital, that is del value increases on going down the group। ठीक, कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। del value increases with increase in principal quantum number of d orbital, that is del value increase on going down the group। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि डी ऑर्बिटल की मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने पर डेल का मान, ये सिंबल बना लीजिएगा, डेल का मान बढ़ता है, अर्थात एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डेल का मान बढ़ता है। ठीक, ऐसे लिख लेना। आगे आप ये चीज लिख लीजिएगा, 3D से 4D जाओगे तो डेल नोट इंक्रीज बाय 30 to 50%, 4D से 5D जाओगे तो फिर से इंक्रीज होगी वही 30 to 50%। इंक्रीमेंट का जो अमाउंट है वो सेम है, 30 to 50%, इसमें भी 30 to 50%। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ कम बढ़ गई, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, ऐसा नहीं, सेम पैटर्न। ठीक है, ठीक है, आगे आप, अब इसको मैं स्टार्टिंग से लूँ तो हमने स्टार्टिंग से क्या देखा, नेचर ऑफ मेटल में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मेटल है
उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसी की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ऐसी बात की। तो यहाँ पर तो तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यहाँ भी 3+ है, यहाँ भी 3+, यहाँ भी 3+, तो वो कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा पाओगे। ठीक, फिर सेकंड जो पॉइंट है वो हमने ये देखा कि जिसमें डी इलेक्ट्रॉन कम होंगे उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये तो देखा, देखो जिसमें डी इलेक्ट्रॉन कम होंगी उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओगे तो आप ये पाओगे कि सब में डी इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ भी D6 है, यहाँ भी D6 है, यहाँ भी D6 है। तो डेफिनेटली आप ये पहचान जाना या पहचान जाइएगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो डेफिनेटली ये तीनों डिफरेंट सीरीज के हैं और एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, यही पहचान जाओ, एक ही ग्रुप के हैं। तो एक ही ग्रुप के हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो चेंज है, ये बढ़ेगा तो डेल नॉट इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट फैक्टर लगाइएगा, नेचर ऑफ लिगेंड्स, हेडिंग लगा लीजिएगा, नेचर ऑफ लिगेंड की प्रकृति। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा लिगेंड साइज एंड पॉलराइजेबिलिटी, लिगेंड का आकार तथा पॉलराइजेबिलिटी ध्रुवणता। ठीक, इसमें देखिएगा लिगेंड्स दैट आर स्मॉलर इन साइज फील लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, लिगेंड जिनकी साइज छोटी होगी वो कम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील करते हैं। So that smaller ligands are able to come more closely to the metal ion and splitting energy increases। और आपको पता है जो more closely ligand आते हैं उनकी स्प्लिटिंग को बढ़ा देते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। इस चीज को आप इस तरीके से समझिएगा, जैसे एक मेटल है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, एक मेटल, ठीक है, ये दूसरी मेटल है, ठीक है। इस मेटल के पास कोई लिगेंड आ रहा है जो कि बड़ा सा है, ठीक है, इस मेटल के पास कोई लिगेंड आ रहा है जो छोटा सा लिगेंड है, ठीक। तो आप नॉर्मली देख पा रहे हो कि बड़ा सा लिगेंड है तो रिपल्शन पहले हो जाएगा इसमें, तो ना रिपल्शन होगा तो यहाँ बॉन्डिंग की ठीक से नहीं होगी। यहाँ पर छोटा सा लिगेंड आ रहा है तो ये कम रिपल्शन फील करेगा, कम रिपल्शन फील करेगा मतलब मोर क्लोजली अप्रोच करेगा, अच्छे से अप्रोच करेगा मेटल को, मोर क्लोज प्रबलता से मेटल के निकट आएगा, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। प्रबलता से मेटल के निकट आएगा तो जितनी मोर क्लोजली आएगा उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जो बाद में जो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन है वो बढ़ेगा तो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आगे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं, मैं भूल गई, ये लिखिएगा, इतना ये जो मैंने लाइन बना रखी है ना ये वाला, इतना लिख लीजिएगा। ये लिगेंड है, ठीक है ना, लिगेंड ये फ्लोराइड है, एफ है, फ्लोरो ब्रोमो आयोडाइड, फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है। आपको पता ही है ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, हेलोजन सीरीज ही तो है एक ही ग्रुप के, और एक ही ग्रुप में डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ती है। आपको पता है सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, ठीक है। तो आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा फील करेगा, यहाँ लेस करेगा, छोटा वाला तो बड़ा ज्यादा फील करेगा, तो मोर क्लोजली नहीं आएगा, तो स्प्लिटिंग कम होगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो ये लिख रखा ना, ये सीक्वेंस, ये वाला ये सीक्वेंस लिखा हुआ, ये है स्प्लिटिंग एनर्जी का सीक्वेंस है। आप नीचे लिख लीजिएगा, ऐसे आप एरो यहाँ बनाइएगा, ऐसे एरो यहाँ से यहाँ ऐसे एरो बनाइएगा ऐसे करके, ठीक है ना, और लिखिएगा साइज इंक्रीज, साइज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही, यहाँ से यहाँ जाए साइज इंक्रीज कर रही है। फिर आप दूसरा एरो ऐसे बनाना, ठीक है ना, दूसरा एरो बनाना, और उसके नीचे आप लिखना, क्या लिखोगे आप, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, लिगेंड सामर्थ्य बढ़ रही है, ठीक है। या आप इसी एरो में, जैसे आपने ये एरो बना दिया, ठीक है ना, इसी एरो में आप ये लिख देना, लिगेंड सामर्थ्य इंक्रीज हो रही है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और इसी के नीचे लिख देना आप साइज डिक्रीजेस, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक एरो बना लेना, उस अकॉर्डिंग दोनों को लिख देना। अगर आपने ये वाला एरो बनाया है इसके नीचे तो आप क्या लिखेंगे, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और नीचे लिखेंगे साइज डिक्रीजेस, ठीक है ना। और ये वाला बनाया तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर वाला ये वाला एरो बनाया तो आप लिखेंगे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड साइज इंक्रीजेस, ओके। ये आप लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा, बी, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ये एक्चुअल में वही स्ट्रेंथ है कि लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को कितनी एनर्जी से स्प्लिट करेगा, वो इसकी स्ट्रेंथ है,
ठीक है ना। कोई लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को जितनी ज्यादा एनर्जी से स्प्लिट करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाता है, ठीक है ना। और कोई लिगेंड मेटल को जितनी कम एनर्जी से स्प्लिट करेगा वो उतना ही वीक फील्ड लिगेंड कहलाता है, ठीक है। यही बात थी जो हमने वीबीटी में देखी थी। वीबीटी में लेकिन हमने ये नहीं देखा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, बस ऐसे ही रटा था, है ना। 3-4 लिगेंड थे जो स्ट्रॉन्ग थे, कुछ और बाकी को हम वीक बोल देते थे अपनी मर्जी से, उनको याद करके रखते थे, ठीक है। तो यहाँ सीएफटी ने उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए ये पॉइंट दिया है एक तरीके से, ठीक। तो देखिए, लिखिएगा आप लोग, लिगेंड दैट प्रोड्यूस अ लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट पॉइंट, लिगेंड दैट प्रोड्यूस लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नोन एज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, लिगेंड जो अधिक विपाटन करने में समर्थ होता है, या आप ऐसे लिखें, जिन लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन ऊर्जा अधिक होती है उसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा, जिन लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम होती है उन्हें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे ये पॉइंट लिखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, लिगेंड्स को उनकी विपाटन की सामर्थ्य, पावर एंड सामर्थ्य, विपाटन की सामर्थ्य के आधार पर बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग लिखा हुआ ना, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है, उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है, ठीक है। ये रही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसी तरीके से याद करनी है और एग्जाम में बिल्कुल मेंशन करना अच्छे से। ये देखिए, ये बनाया हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आयोडो, देन ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, OH माइनस, C2O4 माइनस, ऑक्सीलेटो बोलते हैं इसको, H2O एक्वा बोलते हैं इसको, पेरिडीन बोलते हैं, ये अमोनिया है, ये इथाइलिन डाइएमीन है। उसके बाद यहाँ है, ठीक है ना, NO2 माइनस, CN माइनस, साइनाइड, CO कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड होता है, NO ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। ये सीरीज आपको लिखनी है ऐसे की ऐसे ही, एक भी गायब नहीं करोगे, सारे लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे गायब कर लिए। ये सारे लिगेंड्स हैं और इनको उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो ये सीरीज मिली है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सीरीज दी किसने दी, CFT ने दी, VBT ने नहीं दी थी ये सीरीज, ठीक है ना। इसलिए VBT की लिमिटेशन थी, यानी कि VBT ये नहीं बता पा रही थी कि कौन से लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन से लिगेंड जो है वो वीक है, हम ये नहीं बता पाती। यानी हम किन्हीं दो लिगेंड को देखकर, जैसे आपके पास दो लिगेंड आ जाए, क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन फ्लोरो क्लोरो आ जाए, तो आप VBT के अकॉर्डिंग ये नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, लेकिन इस अकॉर्डिंग पहचान जाओगे, ठीक है ना। इस अकॉर्डिंग अभी भी इनकी तो बात हमने अभी भी की थी कि जिसका साइज छोटा होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब जो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। जिसकी वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी वो वीक फील्ड है। ऐसे तो किन्हीं दो में आप कंपेरिजन कर सकते हो सीरीज के अकॉर्डिंग। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप ये लिगेंड को देख रहे हो, लिगेंड बहुत सारे होते हैं, इतने से थोड़ी ना होते, आपने तो बहुत सारे पढ़ रखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, इथाइलिन डाइमीन, टर्नर, बहुत सारे थे, याद होगा आपको, ऑक्सीलेटो, ट्राइपिरिडीन, CO, NO, बहुत सारे गायब है यहाँ पे ना। तो आप उनकी टेंशन ना लें, इनके बीच बीच में आएंगे वो कहीं ना कहीं पर, ठीक है ना। वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखे क्योंकि इतने सारे याद करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ केवल उतने ही लिगेंड लिखे गए हैं जो कॉमन है, बार बार आपको देखने को मिलते हैं और जिनका आइडिया आपको नॉर्मली होना चाहिए। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो तो आपको
कम से कम इतनों का आइडिया तो होना ही चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है। यानी आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, इसी सीरीज में आप एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, एक बात और, ये सीरीज लिखते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखना, सीक्वेंस को बिल्कुल भी भूल से भी चेंज मत कर देना। हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल जाओ, एक दो आप लिगेंड को भूल जाओ इसमें से जो मैंने लिखा है, तो भूल जाओ तो उसको गायब ही कर देना। जैसे आप OH भूल गए, आपको याद नहीं है OH मैंने F से पहले था कि ऑक्सिलेटर के बाद था, नहीं याद है, ठीक है, तो आप क्या करो इसको गायब कर दो, स्किप कर दो। लेकिन आप सीक्वेंस गलत मत लिखना, सीक्वेंस सही आनी चाहिए, जिसके बाद जो है वही, जिससे पहले जो है वही, ठीक है ना। जैसे फ्लोरो के बाद ऑक्सिलेटो आ रहा है, चाहे OH गायब कर दो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन सीक्वेंस ही, इसीलिए मैंने बहुत सारे बीच से गायब कर रखे हैं ताकि आपको याद करने में अब आसानी हो। आपको सारे के सारे जो अब लिखवाए हैं वो सारे याद करने हैं, एक भी नहीं गायब करना है। याद करने का पैटर्न देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, आप हेलोजन सीरीज लिख दो, ये तो याद रहती है ना, और उल्टी लिखना फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फिर OH माइनस याद रहेगा इसके बाद, देन बीच में ऑक्सिलेटो आ रहा है, फिर OH के बाद H2O आ रहा है, OH के बाद H2O आ रहा है, इनके बीच में ऑक्सिलेटो आ रहा है, ठीक है। H2O के बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग आया, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग ये तीनों लिगेंड, जिसमें से पिरिडीन और अमोनिया है, उनका फील्ड स्ट्रेंथ सेम होती है। पिरिडीन और अमोनिया की जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम होती है, लगभग सेम गैप से ही स्प्लिट करते हैं डी ऑर्बिटल को, ठीक है। इसके बाद इथाइलिन डायमीन, फिर NO2 माइनस, देन CN माइनस, CO NO। तो ये ऑर्डर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग एंड, यहाँ लिखा है वीक एंड, ठीक है ना। ये वीक फील्ड लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको नॉर्मली इतना ध्यान रखना है कि H2O से पहले वाले सारे वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे और H2O के बाद वाले सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। आगे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, डेलो है ना, यहाँ पे डेलो तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है। ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएंगे, लिगेंड कौन से, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे तो स्प्लिटिंग देखो, और वीक फील्ड लिगेंड आएंगे तो स्प्लिटिंग देखिए, है ना। गैप यहाँ थोड़ा ज्यादा दिखा रखा है, यहाँ गैप कम दिखा रखा है, इस तरीके से आप जरूर मेंशन कीजिएगा, अच्छा लगेगा। फिर नीचे लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ, ये थोड़ा सा देखो प्रेजेंस लिखा हुआ है ना, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर एग्जांपल CN माइनस, है ना। देन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड फॉर एग्जांपल F माइनस, ठीक है। ये आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा इस तरीके से। और ये क्या है, ये एनर्जी लाइन जो आपको बनानी है, ठीक। ये जो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग को, ठीक। ये चीज बहुत काम आएगी भाई, वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिटिंग करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, ये चीज ये अभी जस्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो इनका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वहां बहुत काम आएगी। तो आप आज जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है ना, आज तक के लेक्चर को अच्छे से समझ के पढ़ लेना, जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा और बचा, ये भी लिख लो। थर्ड फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। संकुलों की ज्यामिति उस पर भी डिपेंड करती है, या वो फैक्टर भी अफेक्ट करता है किसको, स्प्लिटिंग पैटर्न को, ठीक है ना। देख लीजिए साफ साफ, ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में टेट्राहेड्रल की जो फील्ड में स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, और स्क्वायर प्लेनर में फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड से ज्यादा होती है ना। ओवरऑल स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ज्यादा देन ऑक्टाहेड्रल, ये कल मैंने आपको लिखवाया था, है ना। तो ये लिख लीजिएगा, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। देखो स्क्वायर प्लेनर है तो स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा हो रही है, ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिटिंग उससे कम है, टेट्राहेड्रल है तो स्प्लिटिंग और भी कम है। तो ओवरऑल किस पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग ज्यादा होने की कम होने, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा द ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि विपाटन ऊर्जा का क्रम, किसके लिए, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय तथा वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन ऊर्जा का क्रम, ठीक है ना। डेल SP इज ग्रेटर देन डेल O देन इज ग्रेटर देन डेल T। एक ये भी जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है, न्यूमेरिकल में काम आएंगी। डेल, आप इन सबको डेल O के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो ये वाली बात तो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे कि डेल T इज इक्वल टू होता है 4/9 डेल O,
ठीक है, डेल ओ होता ही है। इसको भी डेल ओ की फॉर्म में डेल एस पी इज इक्वल टू होता है 1.3 डेल ओ। देखो ज़्यादा है ना, 1.3 आ रहा है, यहाँ 1 ही है, और यहाँ 4/9 मतलब 0.45 लगभग आएगा। आप इसको देख लेना, 0.45 आएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा ये हो गया, देन ये इसका रेशो ये हो गया 1.3:1:4/9, ये रेशो हो गया, ठीक। ये आप लिख लीजिएगा। बाकी जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं ली है या कंप्लीट क्लास नहीं ली है, जितने अब तक पढ़ा दिया उतना सारा नहीं पढ़ा है, तो अब पढ़कर रखना। जस्ट नेक्स्ट क्लास में अपन इनका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो ये सारा अगर आपको समझ में आएगा तो ही आगे वाली क्लासेस में जो भी कहानी चलेगी वो समझ में आएगी, वरना फिर गड़बड़ है, ठीक है। जो भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।